नमस्कार। आप सभी लोगों का दृष्टि आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी शाही आज आप लोगों के बीच में एक संशय और भ्रम जो विद्यार्थियों के मन में रहता है कि जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो ये लगता है कि तैयारी के जो चरणबद्ध पद्धति रही है, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा, फिर साक्षात्कार, तो मुख्य परीक्षा के दौरान एक चुनौती यह भी उभरती है छात्रों के सामने कि वो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लें। क्योंकि दृष्टि संस्थान जो आप जानते हैं कि सफलता का पर्याय है, और हिंदी माध्यम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सभी विधाओं में आपको सभी तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो भी विशेषज्ञता है यहाँ उपलब्ध है। उसी कड़ी में एक भ्रम इस बात का भी है कि जो आपके ऑप्शनल हों वो क्या हों, और अगर कोई ऑप्शनल आप चूज करें तो ऑप्शनल चूज करने के पैरामीटर्स क्या हों। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात कि जो छोटी छोटी शंकाएं आपके तैयारी में उत्पन्न होती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि छोटी सी चूक हमारे भविष्य को एक जो रास्ता होता है आगे जाने का, उसमें बाधा बन जाती है। तो आज के इस क्लास में आपके बीच में मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूं, उसका मुख्य मोटिव यही है कि आप ऑप्शनल का चयन कैसे करें। और स्वाभाविक है, मैं पिछले लगभग 25 साल से इतिहास पढ़ा रहा हूं, उसमें वैकल्पिक विषय भी शामिल है। समान अध्ययन में तो खैर मैं हूं ही। तो छात्रों की जो एक सफलता की लिस्ट रही है, कम ज़्यादा हमेशा, ये अनुभव भी मेरे पास इस तरीके के पढ़ाते पढ़ाते कुछ आए कि मैं आपको ये बता सकूं कि सफल होने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की महत्ता क्या है। और अगर विषय आपका इतिहास होगा तो इतिहास से फायदे क्या होंगे। और फिर लास्ट में बात उभर के आती है कि हम इतिहास ही क्यों लें। तो ऐसे कुछ जटिल प्रश्न है। मैं भाषाओं में जटिलता पैदा नहीं करना चाहता, बट ये जरूर है कि आपके मन में जो जटिलता है वो अगर सुलझ जाए और आपका वैकल्पिक विषय का चयन ठीक से हो जाए तो निश्चित तौर पर आपका यूपीएससी में जो सफलता का मार्ग है वो बहुत आसान हो जाता है। तो अगर कुछ छोटे छोटे बुनियादी सवाल ले लिए जाएं, जैसे मैं कहूं आपसे कि इतिहास विषय को लेने के पीछे जो आपका मोटिव है वो क्या हो। तो अगर प्रश्नों के रूप में हम बात करें तो मान लीजिए जैसे पहला प्रश्न है आपका कि इतिहास वैकल्पिक विषय, इतिहास वैकल्पिक विषय क्यों लेना चाहिए या क्यों महत्वपूर्ण है। ये पहला जो आपके मन का भ्रम है, हम लोग इस पर बात करें। दूसरा, इसी तरह से कुछ सवाल आता है कि वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय का चयन, वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, उसमें किस तरह की सावधानी बरतें हम। और इसी तरह से एक प्रश्न और होता है जो आपके मन में आता है कि सफलता प्राप्त करने प्राप्त करने वाले छात्रों, सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को इतिहास विषय, इतिहास विषय, इतिहास विषय का अध्ययन, अध्ययन
कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और एक प्रश्न इसमें और अगर मैं शामिल कर दूं, और ये सारे प्रश्न जो है वो सब आप ही के बीच में पढ़ाने से, आपके बीच में काम करने से जो उभरता रहता है, और छात्र जिस तरह के प्रश्न लेकर आते हैं वो कुछ इसी तरह के प्रश्न होते हैं। तो चौथा जो प्रश्न है कि अगर हमने कोई विषय लिया है, सपोज मान लीजिए आपने आज इतिहास पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो हम लोग एग्जाम्पल इतिहास से ही शुरू करेंगे। तो मन में इस तरह की बात आती है कि शिक्षक या मार्गदर्शक, जिसको आप मेंटोर कह सकते, मार्गदर्शक की कितनी आवश्यकता है, मीन्स कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है। और मैं एक प्रश्न और इसमें ऐड कर दूंगा तो आपकी बात शायद थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। पांचवा ये होता है कि जो पढ़ने की पद्धति है, पढ़ने की पद्धति आपकी वो कैसी हो। तो पढ़ने, या इसी को हम लोग थोड़ा सहज भाषा में कह दें तो तैयारी की पद्धति कैसी हो। तो अगर इसमें हम लोग जाएं, और भी हम प्रश्न लेंगे आपको, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप उन प्रश्नों के साथ टकराएं जो प्रश्न आपके जहन में सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा कि इतिहास वैकल्पिक विषय क्यों महत्वपूर्ण, तो किसी विषय की महत्ता इस बात पर निर्भर करती है, अगर मैं इस लाइन को अलग निकाल लूं आपके लिए, तो अगर मैं कहूं कि एक एक करके हम लोग प्रश्नों को लेते चलेंगे। इतिहास विषय वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है, वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है। अब ये जो लाइन लिखा गया है, मैं इसको व्याख्या करने के क्रम में अब छोटी छोटी बातें समझने के लिए आपके सामने मैं प्रस्तुत कर देता हूं। पहली बात यह कि जो इतिहास विषय है, इस विषय को पढ़ने के लिए अगर हम कहें आपसे, तो किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति, पहली चीज क्या है, किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति इतिहास विषय अपना सकता है। ठीक है, अपना सकता है। आप कहेंगे कैसे? एकदम सहजता पूर्वक समझते चलेंगे, आपको स्वतः उभर करके आ जाएगा कि हमारे चयन में जो सावधानियां हैं वो क्या है। तो पहली बात की पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, आपका और कोई विषय है जिसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, तो ऐसे विद्यार्थी को भी अगर देखा जाए तो इतिहास विषय में जो भी एक वृत्त उभरता है, जो भी एक दृष्टिकोण पैदा करना होता है, उसके लिए उसे ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ऐसे विशेषज्ञता की जरूरत है जिसमें, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोई आदमी हो। अब जिसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं होगा, स्वाभाविक है वो व्यक्ति अगर चाहे भी कि वो
मैथमेटिक्स जैसे विषय में एडॉप्ट कर ले तो संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर विषय की ऐसी बनावट है कि आप आसानी से इस विषय की शुरुआत कर सकते हैं और इतनी आसानी से कर सकते हैं कि आप खुद महसूस करेंगे कि शायद इसमें बहुत मेहनत नहीं है। तो आपके पढ़ने की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होती है, आपके लगातार उसमें जो आपकी सफलता का रेट है वो क्रमशः उसी गति से आगे बढ़ता चला जाता है। कई बार ऐसा भी आपको लगेगा कि शायद हम पहले से कुछ इतिहास पढ़े होते तो शायद हमारी स्पीड और अच्छी होती, लेकिन कई बार ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जो पढ़े हैं वो भी और जो नहीं पढ़े हैं वो भी, दोनों एक स्केल पर आपको दिखाई देंगे। मतलब जो छात्र पढ़ के आए हैं वो अपने आप को एक तरह से रेक्टिफाई कर लेते हैं, और जो नए छात्र होते हैं जिनका विषय नहीं होता है, चूंकि वो विषय पहले वो पढ़े रहते हैं ऐसे कालखंड में जब वो ग्रेजुएशन में होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, तब पढ़े रहते हैं, शायद उस समय विषय में उतनी गंभीरता से वो पढ़े नहीं रहते हैं। लेकिन जो नए छात्र हैं जो आईएएस की तैयारी के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो उनको उतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो पहली चीज ये कि विषय के चयन में हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि पृष्ठभूमि का उसमें अगर बहुत महत्व नहीं है और विषय आपने शुरू किया और वहीं से आपकी समझ विकसित होने लगी और आपके प्रश्न पत्र और आपकी जो सारी चीजें हैं अगर वो आपके ग्रिप में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका काम आसान हो रहा है। तो मैंने कहा कि इतिहास विषय वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहली विशेषता तो इसकी ये उभर के आई कि आपको इसमें किसी भी पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है और आप किसी भी तरीके से, आप चाहे जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा ले रखा है और अगर आपको किसी विश्वविद्यालय ने अगर मान लिया है कि आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट इस संस्था से 1 साल या 2 साल में हो जाएंगे, 3 साल के 4 साल के पाठ्यक्रम जो दिए गए हैं, तो उसमें निश्चित रूप से ये विषय आपके सफलता में योगदान देगा, इसमें पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो ये मुख्य बात ध्यान हो। दूसरा, जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं एक समझ के लिए, तो हमारे मन में एक प्रश्न इस रूप में भी संशय के तौर पर उभरता है कि चलो हम एक विषय पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय पढ़ रहे हो आप, इतिहास तो अभी चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं, तो एक मन में ये प्रश्न आता है कि क्या हमें इस विषय में जो पढ़ाई हमारी होगी, जो स्टडी हम करेंगे, क्या इससे हमें सीधे सीधे जो बाकी हमारे जो पेपर हैं जीएस के, चूंकि आप जानते होंगे कि आपको आईएएस बनने के लिए 4 सामान्य अध्ययन के पेपर भी हैं, निबंध के पेपर भी हैं, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज भी होंगे, और भी जो सारी चीजें हैं उनको आपको पास करने के लिए उसमें भी अंक लाने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात आपको पता होगा कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर है मेंस में फर्स्ट पेपर, उसमें भी आपके इतिहास खंड से पूछे जाने वाले पार्ट है, और उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो सामान्य अध्ययन और वो चाहे मुख्य परीक्षा हो, ठीक है, और चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, दोनों परीक्षा में आप पाएंगे कि इतिहास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और आपको मैं बता दूं, अभी इसी साल जो लोग परीक्षा दिए हैं प्रारंभिक परीक्षा, उसमें 15 क्वेश्चन फ्री में आए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, और 15 के 15 क्वेश्चन क्लास में जो छात्र क्लास किए उन्होंने सीधे नोट्स उठा करके जाकर के टिक मार के अपना सही कर लिया। अब सोचिए 45-46 क्वेश्चन पे अगर आपका प्री हो रहा है जीएस फर्स्ट पेपर में, और आपको 15 क्वेश्चन अगर सीधे आपके ऑप्शनल से मिल रहा है, तो एक तरह से प्री परीक्षा पास करने में सामान्य अध्ययन में वह 1/3 भूमिका निभा रहा है, और आप समझ सकते हैं अभी बाकी सेक्शन बचे हुए हैं। तो यहां पर जो एक भूमिका हो गई प्री में, इसी तरह से मुख्य परीक्षा में भी आपके क्वेश्चन जो आएंगे 70-75 नंबर के,
आप उन प्रश्नों को भी आसानी से कर सकते हैं। तो आप सोच कर देखिए कि आप कोई ऐसा विषय लें, वैकल्पिक विषय, और वो आपके सीधे सामान्य अध्ययन, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, और मैं यहीं तक नहीं, अभी आगे इस पर बात और करूंगा मैं, तो अगर वो विषय आपको ऐसा लगता है कि हमारे काम का है, तो निश्चित तौर पर आपको उस विषय पर ध्यान अवश्य देना चाहिए और उससे वैकल्पिक विषय बनाने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अब तीसरी जो मुख्य बात अगर हम लोग करें इसी में, तो कोई विषय लेने में एक और पक्ष होता है और वो होती है रुचि। अगर आपका उस विषय में, अगर पढ़ने के क्रम में अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर उसमें आपका मन लगता है, इतिहास निश्चित रूप से, कहानियां भी हैं उसमें, बहुत सारी रोचक बातें भी हैं, जो बहुत कुछ तो ऐसा है जो आप जानते भी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको सुन करके एक समझ विकसित करने में सुविधा भी होती है। तो आपका रुचि अगर है विषय में और सामान्य अध्ययन में अगर वो नंबर लाता हो और पृष्ठभूमि की बहुत जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसे विषय की तरफ जाना आपके वैकल्पिक विषय के चयन में एक मुख्य भूमिका हो सकता है। मैं बातें और भी करना चाहता हूं, बट मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ऐसा आपके समक्ष जाए जिसमें आप सारगर्भित बातें जो निर्णय लेने में आवश्यक हो, वो आपके सुविधा को बढ़ाता हो, निर्णय लेने की स्थिति में आप आ जाए, इस पर्पज से। अन्यथा अगर मैं इसमें और बात करूं तो जो और बहुत सारी बातें हैं, जैसे निबंध लिखने में आपको बहुत मदद मिलेगा, आगे हम चर्चा भी करेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे IR के पक्ष हैं इंटरनेशनल रिलेशन जीएस में, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको कुछ बैकग्राउंड विश्व इतिहास के मिलेंगे, तो एक पक्ष और भी है। बट मैंने कहा कि अगर ये तीन बातें आपके मस्तिष्क में हो, एक पृष्ठभूमि को लेके, दूसरा है अगर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में ये सीधे काम आता हो, और अगर आपका उसमें रुचि हो, और एक पक्ष अगर आप इसमें जोड़ लें, मैं चौथा, कि आप अगर प्रश्न पत्र देख रहे हो, प्रश्न पत्र, और उस प्रश्न पत्र में आपको लगे कि हमसे ये सारे प्रश्न हमसे ये सारे प्रश्न हो सकते हैं, तो ये जो आपने 2 अक्षर, 3, 4, 2, 6, 3, 9, 10, 13, 14, ये जो 14 अक्षर में आपने ये कहा ना कि हमसे ये सारे प्रश्न हो सकते हैं, आपके सफलता का यही महावाक्य बनेगा। क्योंकि कई बार विषय देख करके अंदर से ये इनर वॉइस नहीं आती है। तो अगर आपको लगता है कि यार अकबर तो वही है, गांधी जी वही है, विश्व इतिहास में नेपोलियन या और भी जो कैरेक्टर हैं वही हैं, प्रारंभिक परीक्षा में आप पढ़े तो अशोक समुद्रगुप्त वही हैं, तो अगर ये सब बातें आपके मस्तिष्क में आ रही है और आपको लगता है कि इसमें हमको थोड़ा सा भी कंफर्टेबल जोन मिल रहा है, तो उसमें मेहनत करके आपकी सफलता निश्चित रूप से पूरी होगी, सुनिश्चित होगी। आपको इसमें संशय नहीं रखना है। तो मैं उम्मीद करूं कि आपके इस प्रकार की चीजों से आपका जो लगाव है, जो आपका रुझान है, जो आपका झुकाव है, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को निर्धारित करने में एक मुख्य भूमिका निभाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपके इस क्यों महत्वपूर्ण है ये बात आपके समझ में आ गया। अब दूसरा ये है कि वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें। ठीक है, कुछ मिलता जुलता सा है आपको ऊपर वाले में और इसमें, आपको लगेगा कि लगभग एक तरह की बात है, लेकिन मैं थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करूं कि वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें। अगर इसे हम लोग फिर से लिख लेते हैं, अगर इसको कुछ ऐसे सजा लिया जाए, वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती आज के डेट में छात्रों के समक्ष इसी प्रकार के मुद्दे से जुड़ी हुई है। और अभी प्रारंभिक परीक्षा छात्र दे करके घूम रहे हैं और वो जब मिलते हैं तो वैकल्पिक विषय जिनका पहले से निर्धारित है और उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो गई है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। जिनका वैकल्पिक विषय ठीक नहीं लिया गया है, पढ़ाई भी हुई है
बट अगर वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो उनको अब ये समझ में आ रहा है कि वैकल्पिक विषय का चयन हमारा समझदारी पर आधारित नहीं है और ये हमारे लिए अब लगातार मुसीबत बन रहा है। तो जो हो गया है हम उस पर बात अब नहीं करेंगे, बट जो लोग अब विषय चयन करने वाले हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहली शर्तें, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके हम लोग अगर आ जाएं। देखिए, अगर मैं सहज भाषा में बात करूं तो पहली बात ये कि एक तो ये धारणा बनी हुई है कि विषय वही आप लीजिए जो आपने स्नातक, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, स्नातक में पढ़ा है। एक तो ये कई लोगों का भ्रम है कि जो विषय आप ले रहे हैं, आप प्रयास करिए कि अगर आपने स्नातक में मतलब ग्रेजुएशन के दौरान उस विषय में अगर आपकी पढ़ाई हुई है तो आप ये विषय लेंगे तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। मैं अभी आपको कंपेयर करूंगा कि यहां पर जो प्रश्न है और वहां का जो प्रश्न है, उनके साथ अगर सामंजस्य बैठ जाए तो आपकी सफलता का जो एक सिद्धांत है कि हमें हर हाल में अपने परिवार के सपने को पूरा करना है, वो उद्देश्य आसानी से पूरा हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये भ्रम ये है। दूसरा जो भ्रम होता है, कई लोग कहते हैं कि देखो भाई, आप ये देखो कि आपका उसमें रुचि है या नहीं। रुचि वाली बात पिछले वाले में भी थी और रुचि बात यहां पर भी हो। तो दूसरा है विषय आपका रुचिकर है कि नहीं। तो विषय रुचिकर होना चाहिए। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे ये रुचिकर है कि नहीं। तीसरा जो इसमें फाइट है आपके समझने के स्तर पर, वो इस बात का है कि हम लोग जब विषय को निर्धारित करते हैं तो एक पिक्चर दिमाग में आता है शिक्षक का, कि अगर हमको शिक्षक ठीक मिल जाए तो हम इसको तैयार कर सकते हैं। फिर उसी में अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो चौथा जो मामला होता है पढ़ाई के क्रम में, उसमें यह समझ में आता है कि अगर हमको स्टडी मटेरियल अगर ठीक मिल जाए तो स्टडी मटेरियल हमारे लिए क्या होगा, सहायक होगा। फिर कई छात्रों को स्टडी मटेरियल में ही आप अगर चाहें तो बुक्स को भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये सब एक ही प्रकार के विवाद होंगे, अभी हम लोग इस पर भी आ जाएंगे। तो कुछ लोगों का मानना है कि अगर स्टडी मटेरियल हमारा ठीक हो तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोगों का एक और मामला है कि अगर हम लोग तैयारी में हैं और ये लगता है कि थोड़ा विषय के साथ में न्याय संगत जो हमारी दृष्टिकोण विकसित होता है, उस विषय में हम दृष्टिकोण विकसित करने में जो अवधारणात्मक प्रश्न है, दृष्टिकोण विकसित करने में कितने सक्षम हैं, कितने सक्षम हैं। अब बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें विद्यार्थियों को आप देखेंगे कि विषय तो ठीक है लेकिन अप्रोच नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि पढ़ने का एक तरीका होता है जिसको अप्रोच कहते हैं। तो ये अप्रोच की भी जरूरत है। अगर हम लोग वैकल्पिक विषय का चयन करें, और छठा एक और मामला है, वह है सफलता में और विशेष करके अगर हम लोग बात करें तो समान अध्ययन, दोनों पक्ष में क्या योगदान है, क्या योगदान है। इतने का मामला आपको समझ में आ रहा होगा। एक मैं इसमें आपको और जोड़ देता हूं तो आपकी बात और अच्छे से पूरी हो जाएगी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की भाषा एवं लिखने की क्षमता, उस विषय में आप कहां तक अपने साथ न्याय कर पाए, तो एक न्यायपूर्ण भूमिका
न्यायपूर्ण भूमिका आपकी जो बनेगी वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अब अगर हम लोग एक एक मुद्दे पर आ जाएं, हमने कहा कि वैकल्पिक विषय के दौरान अगर कोई ये कह रहा है आपको कि आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ले रखा है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। मैं भी कहता हूं कि अगर आपका ग्रेजुएशन में विषय फायदेमंद अगर ले रखा है आपने, उसकी पढ़ाई पहले हुई है, तो निश्चित तौर पर यह विषय आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं भी कह रहा हूं, इसको मानिए। लेकिन सवाल यह है कि ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा कैसे, यह कौन तय करेगा। अगर उस विषय को ग्रेजुएशन में आपने ठीक से नहीं पढ़ा है और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि ग्रेजुएशन के विषय को हम ऑप्शनल में रख रहे हैं और वो टीचर, वो कंटेंट, वो मटेरियल या वो गाइडेंस अगर उस विषय के साथ न्यायपूर्ण तरीके से नहीं मिला, तो आपका ये जो भ्रम है कि विषय स्नातक में पढ़ा है तो ये सफलता में परिवर्तित करेगा, हो सकता है यह आपके असफलता का कारक बन जाए। इसलिए विषय का ग्रेजुएशन में होना या बैकग्राउंड में होना यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस विषय को ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए आपके शिक्षक ने, आपने खुद उस दौरान कितनी मेहनत की है। अगर उस दौरान की पढ़ाई बहुत व्यवस्थित नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल हवा हवाई तरीके से आपने वहां पढ़ा था और वही हवा हवाई यहां पर होगा और कहीं विषय के साथ आपका न्याय संगत जो एक तालमेल है अगर वो नहीं बैठा, तो आप हो सकता है कि विषय का चयन आपका खराब हो, विषय आपके लिए नुकसानदायक हो। तो हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो, आपको लग रहा हो कि कर लेंगे, उसके बाद भी ये जरूर देखिए कि क्या उससे भी आसान विषय है। अगर मैं उस प्रीजुडाइज माइंडसेट से निकल जाऊं, अगर मैं उस माइंडसेट से बाहर निकल के थोड़े फ्री होकर सोचूं, तो आपको यह समझ में आएगा कि नहीं, हम उससे भी बेहतर विषय, उससे भी कम समय में, उससे भी शानदार तरीके से हमारे नए निर्णय से हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। तो आपके चयन का पहला सिद्धांत यह है कि आप बैकग्राउंड के लफड़े में या ऐसे किसी विचार के जगह पे आप उस विचार की तरफ जाइए जो विचार आपको यह कहता हो कि हम अभी जजमेंट ले रहे हैं तो हमारी क्लास, हमारा मटेरियल और हमारे द्वारा जो कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा वो असल में यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को किस सीमा तक फुलफिल करेगा। अगर आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन में या कहीं पर भी पहले का पढ़ा हुआ है तो आप अच्छे से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से तैयारी है, क्वेश्चन देखने से लग रहा है तालमेल ठीक है और फिर वो विषय का टीचर भी आपको बढ़िया मिले, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बट अगर ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वहां हवा हवाई और विषय भी लेकर के आप आगे बढ़ गए और उसमें आपको कोई उचित समर्थन या मार्गदर्शन नहीं मिला, तो ऐसे स्थिति में आपका नुकसान बढ़ सकता है। तो इसलिए इस बात को भी करेक्ट होकर के सोचेंगे, क्योंकि एक बार जो निर्णय होगा वो निर्णय आपको 1-2 साल तक पता ही नहीं चलेगा कि आपका निर्णय कितना खराब हुआ है। इसलिए ये सोच करके आप निर्णय लेंगे। दूसरा है रुचिकर। देखिए, रुचि का मतलब क्या होता है। कोई विषय में आपका इंटरेस्ट है तो हम कहते हैं कि आपका उस विषय में इंटरेस्ट है, हम कह रहे हैं हमको बहुत इंटरेस्ट है उस विषय में, बहुत इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया समझ में आता है, लेकिन पता चला कि वो इंटरेस्ट अंक में परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर वो अंक में परिवर्तित नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट है हमारा, बहुत सारे लोग हैं कुछ विषय में बात करिए तो उनके पास अद्भुत ज्ञान है, लेकिन जब यूपीएससी के प्रश्नों को देख करके, लिख करके नंबर लाने की बात होती है तो वहां पर वो मामला फेल होता है। तो रुचि का मतलब यहां पर सफलता में कन्वर्ट करने से है। अगर रुचि भी हो और वो विषय आप आसानी से तैयार करके अगर अंक प्राप्त करने में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यह रुचि का होना यह आपके सफलता में सोने पे सुहागे के लिए समान होगा। तो यहां पर रुचि का मतलब क्या है, सीधी भाषा में मैं कहूं तो यहां पर इंटरेस्ट का मतलब है जो अंक में परिवर्तित करे। विषय का मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ गया और उस पर मैं बात करने लगा और पता चला एग्जाम में जब लिख करके हम वही आए तो पता चला उस लिखावट की शैली से हमको नंबर नहीं मिला। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट भी है लेकिन हमारी सफलता सुनिश्चित नहीं हुई। तो अगर ऐसी सफलता हमारी सुनिश्चित ना हो और हमको लग रहा है कि हमारी तैयारी ठीक चल रही है, तो माफ करिए, इस बात को विश्वास कर लीजिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि आप यूपीएससी के कम से कम गाइडलाइंस के अनुसार आप सही रास्ते पर नहीं हैं। हाँ, रुचि है, नंबर भी आ रहा है तो विषय ठीक है। तो ऐसे स्थिति का भी ध्यान रखना है। शिक्षक, अब
शिक्षक मतलब यहां पर बड़ा अद्भुत मतलब व्याख्या है शिक्षक का। देखिए, शिक्षक दुनिया में कोई खराब नहीं होता है। मैं खुद भी यहां तक आया हूं, इसमें मेरे जितने भी श्रेष्ठ गुरुजन रहे हैं, जो भी मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे या जो भी लोग रहे, उन सब लोगों के विशेष भूमिकाओं से, उनके विशेष सहयोग से मैं अपने अध्यापन का कार्य करता हूं। लेकिन ये जो परीक्षा है आपकी, ये केवल और केवल भावनाओं का खेल नहीं है। आपको लगे कि नहीं, हम इमोशनली इस मामले को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, हमारे गुरुजी ठीक हैं और वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपके गुरुजी अच्छे हैं, कोई दोष नहीं, गुरुजी के प्रति आपकी भावना भी अच्छी है, बट दोनों के मिलने के बाद भी अगर यूपीएससी जो चाहता है, अगर वो प्रदर्शन आपका नहीं है, तो फिर आपका वो चयन भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए शिक्षक का मतलब है जो विषय की विशेषज्ञता रखता हो, ठीक है, विशेषज्ञता रखता हो। अगर विषय की विशेषज्ञता उस अध्यापक में नहीं है, तो शिक्षक के चयन का दोष यूपीएससी में असफलता से आपको भुगतना पड़ेगा, यह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो शिक्षक का मतलब, अब आप कहेंगे कि शिक्षक का मतलब क्या है, तो शिक्षक का मतलब उसमें एक पैरामीटर होता है अनुभव का, ठीक। दूसरा पक्ष होता है उसके पढ़ाए छात्र कितने अंक तक ला चुके हैं। तीसरा, उस टीचर की विश्वसनीयता क्या है, विश्वसनीयता क्या है। इस तरह के अगर हम लोग शब्दों पर ध्यान दें और फाइनली उस टीचर को पढ़ाने से आपके मन में यह भरोसा पैदा हो जाए और यूपीएससी के प्रश्नों के हल होने की दिशा दिखती हो, तो निश्चित तौर पर आपको इस तरह के विषय की तरफ जाना चाहिए। स्टडी मटेरियल बुक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर सिस्टमैटिक मटेरियल का मतलब यह है कि जो संस्थान उस मानक पर काम करता हो, मैं माफी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे छात्रों को मैं देखा हूं, बाजार में गए, इस टीचर का मटेरियल लेके चले आए, उस टीचर का मटेरियल लेके चले आए, सब बंडल भरा पड़ा है, पढ़ाई में कोई तालमेल नहीं है। जो मटेरियल है वो भी कट पेस्ट है यहां से वहां तक। मटेरियल का मतलब होता है कि जो टीचर क्लास में आपको समझाए, फिर उसको लिखवा दे, लिखवाने के बाद आपके डाउट का समाधान हो जाए, और वो जो भाषा, वो जो समझ है, वो कितनी आपके मस्तिष्क में गहराई तक उतर पाई है, अगर ये आपकी कोशिश ठीक से हो जाए, तो फिर वो स्टडी मटेरियल और ये जो बुक है ये आपके काम का हो जाता है। और जब क्लास चलती है, जैसे मान लीजिए मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो उस दौरान में इस तरह की चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती है, तो इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात होता है किसी विद्यार्थी का दृष्टिकोण विकसित करना। दृष्टिकोण क्या होता है? देखिए, वही इतिहास के जो प्रश्न हैं, मैं अगर साधारण भाषा में कहूं तो वही इतिहास के प्रश्न हैं, अगर वो प्रश्न बीए एमए में आ जाए, तो आपके लिखने की जो शैली है, आपकी जो सोच की शैली है, वो थोड़ा ऊपर नीचे होने पर आपको ठीक ठीक लगता है कि चलो हमने काम कर दिया। बट वही प्रश्न अगर आपका यूपीएससी में आ रहा है और वहां पर जो प्रश्न की मांग है, अगर आप उस डिमांड को नहीं समझ पाए, प्रश्न की मांग क्या होती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि कैसे आप सोचेंगे। अगर प्रश्न की मांग समझते हुए उस विषय में, जैसे मैं एग्जाम्पल दे ही देता हूं एक आपके मन में, मान लीजिए आपको अशोक के बारे में, अशोक का नाम सब लोगों ने सुन रखा है, अशोक महान शासक प्राचीन भारत में, मौर्य साम्राज्य का। अब अशोक का साम्राज्य लिखना है, अशोक के साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, और अशोक के साम्राज्य के सत्ता चलाने की प्रक्रिया में अगर हम उसके धम्म की नीति को समझ रहे हैं, तो धम्म का व्यापकता, धम्म का दृष्टिकोण या धम्म के उद्देश्य अगर हम बहुत अच्छे से समझते हुए उसकी भाषा और उसके खुद के जो महत्व रहे हैं, अगर वहां तक हमारी पहुंच नहीं है विषय के बारे में, तो आप जानते तो रहेंगे कि अशोक ने धम्म का सिद्धांत दिया, धम्म का
व्यवहार दिया, धम्म के माध्यम से वो नैतिक आचरण की बात करता है, नैतिक आचार संहिता की बात करता है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है, लेकिन प्रश्नों में आप देखेंगे तो आपकी समझ की कमी के कारण जो प्रश्न की अपेक्षा है और जो डिमांड है उसका गैप बना रहेगा। तो ऐसे गैप से बचने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? उस गैप से बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप हमेशा जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसके दृष्टिकोण को समझने का हमेशा प्रयास करिए। और हर टॉपिक का अपना दृष्टिकोण है, अकबर के सत्ता का अपना दृष्टिकोण होगा, हम लोग आगे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी हम आपको विगत वर्ष या उसके पिछले साल का मैं लूंगा और आपको बताऊंगा कि प्रश्नों के उत्तर लिखने में हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो ये बात भी हम इसमें करेंगे। फिर उसी में आपको मैंने कही दिया कि एक भावना ये होती है कि मान लीजिए कोई विषय आपने लिया और पता चला वो सामान्य अध्ययन में मदद नहीं करता है। अब ये बात सुन करके आपको लगेगा कि हाँ ये बात गंभीर तो है, पर हो सकता है बहुत गंभीर न भी हो, लेकिन ये बात बहुत गंभीर है। कैसे गंभीर है? सफलता में 2-3 चीज हिंदी माध्यम के छात्रों को मैं विशेष अलर्ट करूंगा कि ऐसे विषय की तरफ जो वो चले जाते हैं, जैसे कोई ऐसा विषय ले लिया जिसको खूब अपडेट करना है, मान लीजिए किसी विषय को आपको खूब अपडेट करना है। अब पता चला कि आप तैयारी किए 2025 में, एग्जाम देना था 2027 में, और पता चला कि विषय उस समय अपडेट नहीं हो पाया। अगर अपडेट नहीं हो पाया, मैं ये नहीं जानता कि उस विषय में उस अपडेट से कितना लाभ हानि होगा, बट इतना तय है कि अगर वो आपका अपडेट सही तरीके से नहीं हुआ तो ये लाभ तो नहीं देगा, भले नुकसान कितना कर जाए। तो एक तो ये होता है। दूसरी जो समस्या होती है कि अगर विषय आपने ऐसा ले लिया है जो विषय हमेशा अगर आपके सामान्य अध्ययन की तैयारी से थोड़ा इतर हो जाए तो जितना वो इतर होगा उतना आपको एडिशनल समय तैयारी में देना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं जितना आप उस विषय के एडिशनल समय को दे रहे हैं, और वहीं पर कोई ऐसा विद्यार्थी जिसके ऑप्शनल और जीएस में काफी समानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है आपको कि इससे क्या होने वाला है। ऐसा विद्यार्थी जो ऑप्शनल सीधे सीधे अपने सामान्य अध्ययन के लिए भी अप्रोच कर लेता हो और वहां से भी निकाल करके अपने प्रश्न को लिखेगा, और एक वो विद्यार्थी जिसका डायरेक्शन बहुत दूर है, वहां से समय, यहां का समय, अगर इन सब को मिलाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आपका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह की भी तकनीकी समस्याओं से बचने की कोशिश करते हुए अगर आप विषय की तरफ जाएंगे तो आपकी सफलता का मार्ग आसान होगा। ये ध्यान देकर के भी आपको ऑप्शनल के चयन पर बल देने की जरूरत होती है। फिर मैं कहूंगा कि कई ऐसी प्रश्न, जैसे प्रश्न पत्र आ गया हाथ में, और कई विद्यार्थियों को मैं सुनता हूं कि सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। मैं विषय का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मर्यादित बात भी नहीं होगी, बट हो सकता है किसी विद्यार्थी को वो आसान लगे, बट कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको प्रश्न की भाषा ही समझ में नहीं आती है। अब प्रश्न की भाषा आपको समझ में नहीं आई, विषय आप पढ़ रहे हैं और रोज आप इसी पर माथापच्ची कर रहे हैं कि प्रश्न का स्वरूप कैसा है, प्रश्न की प्रकृति कैसी है, और पता चला कि प्रश्न की मांग के अनुसार अगर आपकी भाषा और प्रश्न की भाषा में तालमेल नहीं बैठा तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका जो ऑप्शनल का चयन है वो ठीक दिशा में है। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप थोड़ा भी अपने विषय के चयन की गंभीरता को समझें और ये प्रयास करें कि नहीं, हमें विषय का चयन ऐसा करना है जो हमारे जीएस से मददगार हो, हमें ऐसे विषय का चयन करना है जो अंकदायी भी हो, हमें ऐसे विषय का चयन करना है जो विषय हमारी भाषा में लिखावट के स्तर पर अनुकूलता से प्रश्न की मांग को पूरा करता हो, हमें ऐसे विषय का चयन करना है जिसमें रुचि बनाने के लिए बहुत मेहनत न करनी पड़ती हो, और सबसे अंतिम बात इस मामले में कि हमें ऐसे विषय को लेकर के चलना है जिसके कंटेंट और अप्रोच को विकसित करने में हमारा शिक्षक हमारी खूब सहायता कर दे। अर्थात जब हम बात करें तो कुछ नई चीज सीख लें, हम नई चीज आसानी से जान ले। अगर इतनी बातें आसान हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि विषय के चयन की जो प्रक्रिया है वो आपकी आसान हो जाती है। तो मुझे ये बात अब कहने में कोई संकोच नहीं कि अगर इतनी सावधानी आपके मस्तिष्क में है तो जो निर्णय आप लेंगे वो सबसे बेहतर निर्णय लेंगे। इसके बाद अब आपकी प्रश्न में कोई चूक नहीं होगी, आपके तैयारी में
जो सफलता की मांग के अनुसार आपका कार्य है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो एक तो हम लोगों ने दो प्रकार की बात कर ली। एक बात हमने कहा आपको कि वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, तो मैंने कहा ये 3-4 बातें हैं जो आपकी बात मोटे अक्षर में होनी चाहिए। फिर हमने ये कहा कि वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, तो ये थोड़ा सा मामला ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जब आप इतिहास ले लेंगे और मुझसे आपकी भेंट हो जाएगी तो इतिहास विषय की समस्या नहीं रह जाएगी। फिर आपको बड़े मस्ती से पढ़ते लिखते समझते क्वेश्चन लिखते हल करते आराम से, जैसे बाकी लोग सेलेक्ट हुए वैसे आप भी सेलेक्ट होंगे। बट चयन ही आपका गलत हो जाएगा तो मैं क्या मदद करूंगा आपकी, या कोई भी क्या मदद करेगा। तो किसी भी चयन की प्रक्रिया में सावधानी और फिर विषय में प्रवेश करने पर जो कार्य है, ये दो बात हम लोगों ने यहां पर समझे। अब एक पक्ष और है इसमें, अगर मैं आपको ध्यान दूं तो सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को इतिहास का अध्ययन कैसे करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को लिख लें। अगर इस बात को इतिहास विषय का अध्ययन कैसे करना चाहिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आप लोग इसी तरह के प्रश्न में आप सबसे ज्यादा उलझे रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सामान्य अर्थ में कहें तो जो आपके मन का भ्रम है वो कुछ इसी तरह का है कि चलो ठीक है, हमने एक बार मन बना लिया इतिहास हम पढ़ेंगे, और आपको लगा कि चलो हम इन्हीं से पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है आप बताइए तो सही कि आप पढ़ाएंगे कैसे। अब पढ़ाने के लिए कोई ऐसा मेथड नहीं हो सकता है जो सफलता प्राप्त कराने वाले विचार से भिन्न हो। जो भी विचार बनेगा, जो भी पद्धति बनेगी, इसका लास्ट और अल्टीमेट गोल यही होगा कि आपको कैसे अधिक से अधिक अंक दिलाया जाए। आप जानते हैं इतिहास में 500 में 308 नंबर तक भी आए हैं, और 500 में 308 नंबर ये कोई साधारण नंबर तो है नहीं। इसका मतलब है कि ये नंबर अगर कोई भी ला सकता है तो आप भी ला सकते हैं। और ये भी आपको जानकारी होगी कि इतिहास में 3rd रैंक तक भी लोग गए हैं हिंदी माध्यम से। किरण कौशल नाम की लड़की 3rd रैंक पर भी इतिहास विषय से झंडे गाड़ चुकी है। और भी लोग हैं 1st रैंक पर, इंग्लिश मीडियम से लोग हैं। विषय में माध्यम का महत्व तो नहीं है। माध्यम का महत्व इसलिए इस स्तर पर होता है केवल कि अगर आप बहुत खराब हिंदी लिख रहे हैं, लिखावट में दोष है, बाकी चीजों में समस्या है, अप्रोच की कमी है, तो विषय बनेगा। अन्यथा अगर आप अपने सोचने समझने लिखने के तरीके को अगर साइंटिफिक बनाते हैं तो निश्चित तौर पर वो काम आप भी कर सकते। 3rd रैंक और 1st 2nd 3rd एक तरह से बहुत अंतर वाले नंबर नहीं होते हैं, कुछ ही अंकों से ऊपर नीचे मामला होता है। तो पहली चीज अगर मैं कहूं कि अध्ययन कैसे करना चाहिए, तो अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले जो पाठ्यक्रम दिया गया है यूपीएससी की तरफ से, यह हमारी समझ के दायरे में हो। अगर पाठ्यक्रम की समझ हमारी अच्छी है, पाठ्यक्रम का मतलब अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, पाठ्यक्रम में क्या। दूसरा, कई बार मैं देखता हूं जो छात्र हैं पाठ्यक्रम देखते तो हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के बाद जो उनकी अगली चुनौती है वह होती है कि पाठ्यक्रम को वो टॉपिक में परिवर्तित नहीं करते हैं। तो अगर वो अपने टॉपिक को, पाठ्यक्रम को टॉपिक में परिवर्तित कर लें
ये उनके विषय को और आसान बनाता है। अब एक एक चीज आप देखते चलेंगे, अंत में आपको खुद समझ में आएगा कि मेथोडोलॉजी क्या है। तीसरा, अगर आपने टॉपिक बना भी लिया तो हमें यह समझना है कि टॉपिक के बाद समझने के स्तर पर विषय की समझ या विषय की योग्यता, समझने के स्तर पर। कई बार क्या होता है, आप जो विषय बना रहे हैं वो रटने के स्तर पर बना रहे हैं, जबकि मैं क्या कह रहा हूं इसमें, समझने के स्तर पर विषय की योग्यता। विषय में आप कितने योग्य हो पाए, यह आपकी अगली चुनौती होती है। चौथा होता है भाषा। भाषा मीन्स लिखावट। लिखावट का अर्थ यहां पर दो है। पहला, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका ठीक से नोट्स बन जाए, ठीक से आपका नोट्स बन जाए, और अगर आपका ठीक से नोट्स बन गया है तो उसका एक, जिसको आजकल विद्यार्थी जो तैयारी करने वाले हैं उसको शॉर्ट नोट भी बोलते हैं, उसका एक संक्षिप्त रूपरेखा भी बन जाए। अगर सिलेबस जो कह रहा है, टॉपिक में परिवर्तन, समझने के स्तर पर बात आ जाए, भाषा लिखावट पर बल दिया जाए, और पांचवा जो सबसे बड़ा चुनौती होता है वह है प्रश्न की मांग। प्रश्न की मांग के अनुसार, प्रश्न की मांग के अनुसार, प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर लेखन की योग्यता, उत्तर लेखन की योग्यता। अगर प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर लेखन की योग्यता आप में है, ये 5 मुख्य चीजें हैं, ज्यादा नहीं कुछ करना है। मैं अभी आऊंगा, प्रश्न पत्र भी आपको दिखाऊंगा, उसमें भी कुछ सावधानियां होंगी। तो अगर हम लोग ये काम कर ले और एक छोटा सा काम और अगर इसमें कर लिया जाए, अगर एक और काम कर लिया जाए, वो है शब्द सीमा। शब्द सीमा, समय सीमा, समय सीमा के मानक पर अभ्यास, मानक पर अभ्यास, मानक पर अभ्यास। अगर आप इतनी सी कोशिश में ईमानदार हैं, जो भी विद्यार्थी आपको सफल होता दिखाई देगा, अगर आप उससे संदर्भ लेकर के बात करेंगे तो आप पाएंगे कि अब एक एक करके हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि यूपीएससी का पाठ्यक्रम, ठीक, अब कई लोगों को लगता है पाठ्यक्रम कौन सा बड़ा काम है, अरे सिलेबस उठाया, इतिहास में अभी हम लोग बात करेंगे ही, पेपर प्रश्न पत्र पर भी बात करेंगे। तो कई लोग लगता है पाठ्यक्रम पर कौन सी बात करनी है। पाठ्यक्रम पर बात यह करनी है कि पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस में प्रश्न किस प्रकार का है, या किस प्रकार, प्रश्न किस प्रकार का, किस प्रकार का पूछा जा रहा है, किस प्रकार का पूछा जा रहा है। अगर ये नहीं समझ पाए आप, तो हमें ये पाठ्यक्रम की जानकारी तैयारी के स्तर पर किसी मतलब की नहीं है। अगर ये लग रहा है आपको कि
भाई हर विषय का सिलेबस है, हर विषय में आपको लगेगा कि एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, चलो यहां पर भी है। लेकिन आप सावधानी से देखेंगे अगर, तो अगर प्रश्न के प्रकार की समझ हो जाए और कौन से सिलेबस के पॉइंट से कौन सा प्रश्न पूछा गया है और बार बार कहां से प्रश्न आ रहा है, ये छांट करके अगर एक अनुमान लगा लिया जाए और उसके अनुसार हम विषय की गहराई तक समझ विकसित कर लें, तो ये आपके पाठ्यक्रम समझने की पहली शर्त है। पाठ्यक्रम का मतलब ये नहीं है कि हमको ये पता चला कि ये पॉइंट हो तो मैं अभी भी दिखा दूंगा, आप देख लेंगे, समझ जाएंगे। यहां पर पाठ्यक्रम का मतलब है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है कहां से, किस तरह का, ये आपको समझ में आए। और जब ये समझ में आएगा तो जब आप टॉपिक छांटेंगे और ये आपकी समझ विकसित हो जाएगी, तो आप पाएंगे कि पाठ्यक्रम और ये टॉपिक से आपको प्रश्नों के बारे में अनुमान लगाना आसान होता जाएगा। तो ये जो आपकी समझ है, ये अनुमान लगाने के लिए कि अब संभावित है कि कहां से अब क्या क्या हो सकता है, ये आपकी जो जानकारी है, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आपके अंदर ये लगने लगेगा कि हां, हम लोग जिस रास्ते पर हैं, ये रास्ता सही जगह पे जा रहा है। तो अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है, तो विषय की जो सिलेबस दी गई है और उस विषय से जो टॉपिक तय हुए, और अगर उस विषय और टॉपिक से प्रश्नों की जो मांग है, अगर वो आपकी समझ में आने लगा और प्रश्न का निर्माण जहां से हो रहा है उसकी भाषा कैसी है, ये सब अगर आपकी पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब कि आप एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं। फिर हमने कहा चलो ये सब समझ में आ जाए हमको, और हमको ये ना समझ में आए कि समझने के स्तर पर विषय की हमारी योग्यता क्या बनी। आप देखेंगे कि एक ही विषय पर 4 विद्यार्थी से आप बात करिए, अभी हम लोग ऐसे मुद्दों पर भी बात करेंगे आपसे, तो कई बार देखेंगे कि 4 विषय, एक विषय पर 4 विद्यार्थी या एक मुद्दे पर 4 विद्यार्थी से बात करिए, चारों से बात करने पर सहज रूप से लोग कहते हैं यार इस बच्चे की समझ बहुत अच्छी है। ये क्षमता भी इस तैयारी में आपकी योग्यता को बताती है, और आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, जब क्लास चलेगी, विमर्श में आप आएंगे, तो ये बात आपके लिए भी पूरी तरह से लागू होगी कि नहीं, आपको भी लोग कहेंगे देख करके कि नहीं, ये जो छात्र है वास्तव में इसके पास इस विषय की योग्यता है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमें भीड़ में थोड़ी सी ऐसी समझ दिखानी है जो हमारी योग्यता को 4 चांद लगाता हो, और अगर ये क्षमता आपकी, अगर ये आपकी योग्यता आपकी स्थिति को बेहतर करती है, इसका मतलब कि आप सही रास्ते पर हैं। अब क्योंकि तैयारी में दबाव होता है, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ठीक से, उसका संक्षिप्त रूपरेखा नहीं बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो तैयारी है और भाषा की जो लिखावट है, वो आपके तैयारी को बहुत अधिक तीव्रता प्रदान नहीं करेगा। तो तीव्रता बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, उसका शॉर्ट नोट बनाना है, उसको रिवाइज करना है, बार बार उसको पढ़ना है। उसका मेथड है कि थोड़ा शॉर्ट नोट बनाकर उसको अच्छे से तैयार कर लिया जाए। तो ये जो आप कोशिश करते हैं लिखावट के स्तर पर योग्यता को विकसित करने के लिए, ये भी एक आवश्यक पहलू है, और ये हम लोग करेंगे। जब उस विषय में हम लोग काम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे काम हम लोग उस दौरान अपने जो भी साइड से जितनी भी भूमिका होगी, ये सारे काम हम लोग करेंगे। तो इसकी भी अपनी एक महत्ता है, क्योंकि आप जानते होंगे छोटे क्लास से आपको ये बताया गया होगा कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें 20-25% चीजें याद हो जाती है, रिवाइज करते हैं 10-20% और याद हो जाती है, थोड़ा और पढ़ते हैं 10-20% और याद हो जाती है। तो रिवीजन क्या है, एक असफल में और एक सफल में, और सफल में भी एक टॉपर में, या यूं कहें कि असफल और टॉपर के बीच का केवल एक लाइन का अंतर है। एक ही क्लास में विद्यार्थी होते हैं, कुछ लोग टॉपर कंडीशन तक जाते हैं ड्यू टू इन सभी योग्यताओं के बाद एक विशिष्ट योग्यता है उनकी कि वो बार बार उसको रिवाइज करते हैं।
अगेन एंड अगेन जितनी बार आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी तैयारी की धार बढ़ेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। फिर उसी तरह से सब हो जाए, मान लीजिए ये सब आप कर रहे हैं और आप इस वाले पक्ष पर भी अगर मजबूत हो जाए, ठीक, कि जो प्रश्न में डिमांड है हम उसके अनुसार अपनी बात लिख देंगे, ये ही है वो जगह जहां पर 99% लोग अपनी सफलता को सिक्योर करते हैं। यही वो जगह है जहां पर आकर के लोगों को लगता है कि या तो हम सफलता के, और लोग कह देते हैं विद्यार्थी को, टीचर हम ही लोग पढ़ाते हैं, विद्यार्थी आता है आंसर लिखता है, वो देख करके समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं इसका सिलेक्शन श्योर है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि भाषा, लिखावट, उसमें जो बात कही गई है, प्रश्न की जो मांग है। हाँ, एक पक्ष जरूर रह जाता है जो लास्ट में लिखा है कि आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, समय सीमा के मानक पर भी अभ्यास करना है। कई लोगों को मैंने देखा, ऐसे भी छात्र हैं, तैयारी बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, एग्जाम में गए, पता चला वहां जाकर के समय का प्रबंधन ठीक नहीं रहा, समय सीमा, शब्द सीमा, इन सब बातों पर बल नहीं दिया, ले दे करके नुकसान इतना भारी हो गया कि बाहर तो परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था, लेकिन वहां जो जब गए तो बिलो द बेल्ट उन्होंने अपनी ऐसी स्थिति प्रदर्शित कर दी कि सारी योग्यता नुकसानदायक हो गई। वो ऐसी स्थिति भी आपके लिए घातक है। तो मेरा निवेदन आपसे है कि हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो इन चीजों का भी विशेष मानक या विशेष प्रकार की चीजों पर बल देंगे। हम लोग थोड़ा और अपने प्रश्नों की तरफ आए। अगला जो मेरा आपको पर्पज है बताने का, शिक्षक या मार्गदर्शक, ठीक है, कि कितनी आवश्यकता है। ठीक, शिक्षक या मार्गदर्शक की कितनी आवश्यकता है। शिक्षक या मार्गदर्शक की कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है। अब इसमें कोई इफ बट है ही नहीं कि बिना जीवन में किसी शिक्षक, मार्गदर्शक, गुरु या ऐसे किसी व्यक्ति के हम अपना जो लक्ष्य है आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, यह हो सकता है कि कुछ लोग किसी विषय में पहले से ठीक ठाक पढ़ाई किए हों और वो थोड़ा बहुत गाइडेंस लेकर के अपना काम पूरा कर ले, और कर भी लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो उसको करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और मैं इस आदर्शवादी विचारधारा को भी इस बात पे कह रहा हूं कि केवल शिक्षक ही सफलता दिलाएगा, इस बात का भी मैं पूरा समर्थन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अगर शिक्षक की बात कोई नहीं स्वीकार करेगा, नहीं मानेगा, तो आप जानते हैं कि कौरव और पांडव दोनों के गुरु द्रोणाचार्य हैं, लेकिन दोनों के सोच और दोनों के परिणाम भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। तो अगर दोनों के गुरु एक हैं और परिणाम दोनों का भिन्न है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु की महत्ता तब बढ़ती है जब छात्र के अंदर आत्मसात करने की क्षमता आती है। तो यहां पर जो पहली विशेषता है शिक्षक की, अगर मैं साधारण शब्दों में कह दूं तो आपके योग्यता को तराशने में विशिष्ट भूमिका होती है। विशिष्ट भूमिका कैसे, ये भी हम लोग समझेंगे। दूसरा, शिक्षक जब क्लास चलता है, आपका नोट्स, आपकी समझ, आपका व्यक्तित्व, आपका दृष्टिकोण, आपकी प्रस्तुति,
आपकी प्रस्तुति, और सबसे बड़ी बात यह है आपका स्वभाव। अगर आप देखेंगे टीचर एक साथ इतने घोड़ों पर कमांड रखता है, कैसे, अभी हम लोग समझेंगे। तीसरा, शिक्षक, जैसे मैं पिछले 25 साल से पढ़ाने के क्रम में ऑप्शनल, मेरी एक स्वभाव रही है कि विद्यार्थी को वो जहां से जिस भी अपेक्षा के साथ वो विषय में जुड़ता है, तो मैं कभी ये एहसास नहीं होने देता किसी विद्यार्थी को कि देखो तुमसे लोग बहुत तेज हैं और तुम्हारी स्थिति बहुत कमजोर है। क्योंकि अगर मैं किसी विद्यार्थी के लिए ये शब्द प्रयोग करूं कि नहीं तुमको बाकी के लिए बहुत योग्य बनना पड़ेगा, तो जो उसकी संघर्ष करने की क्षमता है वह धीरे धीरे कमजोर होती है, और उसका आत्मविश्वास भी, उसका जो सहयोग करने वाला फैक्टर है उसका सामंजस्य बिगड़ जाता है। हाँ, ये जरूर है कि उस विद्यार्थी को, जो सबसे योग्य विद्यार्थी है, उसके लेवल तक ले जाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ता है उस प्रयास को करने की पूरी कोशिश करता हूं। इसीलिए जब आप शिक्षक के दायित्व को देखेंगे तो वो, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास अगर उसकी वस्तुनिष्ठता और उसकी जो विषय की एक व्यापकता है, व्यापकता, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वस्तुनिष्ठता से व्यापकता की तरफ जाना और उसके द्वारा सहज सहज व्यक्त करने का जो उसका क्षमता है, ये हम लोग उभारने का प्रयास करते हैं। हम आएंगे इस मुद्दे पर भी, आपसे बात करेंगे। उसी तरह से शिक्षक आपके लिए एक मोटिवेशन भी, मोटिवेशन का मतलब, कई बार मैं देखता हूं विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते उसको कोई कह देता है कि देखो तुम अयोग्य हो, नहीं हो पाओगे। मैंने अपने जीवन में देखा कि कई ऐसे छात्र आए जो आते ही कहते हैं कि सर, घर वाले कह रहे हैं कि देखो बहुत कठिन परीक्षा है, तुमसे हो नहीं पाएगा, या तुम्हारी समझ इस स्तर की नहीं है, देखने से नहीं लगती है कि तुम ये एग्जाम दे पाओगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं। अब टीचर विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए आता है और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि यार ये विद्यार्थी अगर अपना मूल्यांकन इस लेवल तक कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो इस बच्चे के अंदर अगर ये स्पिरिट डेवलप कर दे और ये जिस तरह की पीड़ा से गुजर रहा है, अगर वो उस दर्द से बाहर निकल के और अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ जाए तो उसकी सफलता आसान हो सकती है। तो कई बार ये जो मोटिवेशन है ये आपके सफलता को इतना ज्यादा प्रभावित करती है या एक प्रेरक के रूप में आपकी सफलता को ये सुनिश्चित करता है। तो ये एक भूमिका शिक्षक की है। योग्यता को तराशने में नोट्स, समझ, विकसित इतिहास, वस्तुनिष्ठता, मोटिवेशन, और अंतिम जो काम होता है शिक्षक का वो होता है कि जब आप विषय को व्यक्त कर रहे होते हैं तो हमें ये बात बार बार ध्यान देनी होती है कि हमें जो सिविल सेवा की मांग है, सिविल सेवा की जो मांग है उसके दायरे में जो भी आपकी ऊर्जा है उसका उपयोग हो।
कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं कई विद्यार्थी हैं जैसे कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स होता है। अब एक दो दिन तो ठीक लगता है कि चलो भाई नए नए हैं, फिर बाद में पता चला कि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपकी भविष्य के सुनहरे सपने को धूमिल कर सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि नहीं भाई, अब जरा आइए कि ये सब चीजों को कैसे समराइज करेंगे आप। अब पहला जरा समझिए, मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो विषय के बारे में समझ तो है उनको, लेकिन मतलब ऐसे ऐसे भी छात्र रहे जो हिंदुस्तान की अच्छी सी यूनिवर्सिटी से आए, उनको डिग्री भी ठीक रहा और पता चला कि यूपीएससी में जो अपेक्षा है उसमें और उनकी जो समझ है उसमें भारी गैप है। तो हमें पढ़ाने के साथ साथ, विषय को समझाने के साथ साथ एक विद्यार्थी को इस स्तर तक ले आना है कि वो अपने विषय को इतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करे कि वो एक यूपीएससी के डिमांड को फुलफिल करने वाले विषय की प्रस्तुति करने की योग्यता अपने अंदर बढ़ा पाए। अगर ये काम वो कर लेता है और शिक्षक इस काम में अगर भूमिका निभाते हैं तो शिक्षक का एक सबसे प्रधान कर्तव्य यही है जो सामान्यतः मैं करता हूं। ये मैं दूसरे के लिए नहीं, मैं अपनी जो भूमिका है मैं आपको बता दूं कि आपके मन में सवाल आएगा कि क्या अगर हमारी मान लीजिए पढ़ाई लिखाई थोड़ी है, क्या उसमें मोटिवेशनल या इस तरह की चीजें, तो ये निश्चित तौर पर ये रहेगा। दूसरा ये है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपका व्यक्तित्व, जैसे मैंने कहा कि नोट्स को बना लेना ये तो है ही है, तैयारी है, क्वेश्चन पेपर उसमें पूछी गई बातें अभी हम लोग देखेंगे। फिर समझ कितनी बढ़ी आपकी, उससे आपका व्यक्तित्व कैसा है, दृष्टिकोण विषय का कैसा है, उसको प्रस्तुत आप कैसे करते हैं। और अल्टीमेटली कई लोगों को लगता है, जैसे मैं देखता हूं कई छात्र ऐसे हैं जो पहले आते हैं साधारण तरीके से, विषय की थोड़ी समझ हो जाए, एरोगेंसी सिर पर चढ़कर बोलने लगती है। अब वो एरोगेंसी इतनी हैवी हो जाती है कि जब आप साक्षात्कार में जाते हैं, सामने वाले जो लोग हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि ये विद्यार्थी तो जानकार तो है बट इसके अंदर योग्यता की एरोगेंसी है। अब ये जो योग्यता की एरोगेंसी आपके सिर पे चढ़ गई है, ये आपकी समझ में नहीं आती है, लेकिन टीचर को समझ में आता है कि नहीं ऐसे नहीं करना है। ये आपके प्रशिक्षण में, क्लास के दौरान, बातचीत में, ये सारी चीजें पूरी ताकत से आपको सुलझाने की कोशिश होती है। तो ये भी एक पक्ष है। इतिहास विषय की भी बात हो रही है, तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता ये होती है जिसको हम लोग एक ऑब्जेक्टिविटी जिसको कह सकते हैं कि विषय को कुछ इस तरह से आपको मेहनत करना चाहिए कि बहुत क्लियर रहे कि ये चीजें इसमें हमको पढ़नी है। जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत आप इतिहास पढ़े तो आपको क्लियर याद होना चाहिए कि प्राचीन भारत में एक बड़ा चैप्टर है जो हमको सिंधु घाटी सभ्यता का, एक चैप्टर वैदिक काल का, एक चैप्टर 16 महाजनपद का है, एक जो धर्म सुधार आंदोलन है 600 ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति है, एक आपका मगध साम्राज्य है, फिर मगध में मौर्य पर बल दिया जाए। और ऐसे करते करते जब आप बहुत सारे चैप्टर पे आप काम करने लगते हैं तो आपको एक झटके में ये समझ में आता है कि ये टॉपिक है और इनके साथ हमको अपनी बात को ठीक से लिखना और पढ़ना है। तो ये भी आपका एक तरीका है जिससे आपको वस्तुनिष्ठता से और फिर प्रश्न की मांग और सहज व्यक्त करने के रास्ते की तरफ आपको जाना होता है। यह भी आपका तरीका है। फिर हमने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि तैयारी के क्रम में आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, भीड़ बढ़ता है, कुछ लोग मिलते हैं, आपके मन में भी लगता है कि यार इतना मेहनत मैं करता हूं, कहीं से वाहवाह नहीं आ रहा है। ठीक, अब वाहवाह नहीं आ रहा तो क्या हो गया, जिस वाहवाह की जरूरत है उस वाहवाह तक हम लोग पहुंचेंगे। एक ऐसा भी दौर आएगा आपके जीवन में जब आपकी सफलता मिलने पर लोग आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, ये वही विद्यार्थी है जिसके अंदर मैं तो पहले से देख रहा था कि इसके अंदर जरूर विशिष्ट गुण था और ये जरूर कुछ बेहतर करेगा। लेकिन जब तक वो सफलता नहीं मिलती है तब तक आपके मन के अंदर बेचैनी, मन के अंदर तनाव, दबाव, ये सारी चीजें आती हैं। इसलिए भरपूर ये प्रयास होता है कि आपको ऐसे स्ट्रेस से कैसे बाहर निकाला जाए, और यह प्रयास पूरी सार्थकता से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो ये काम भी हम लोग करेंगे ताकि आपके सफलता की जो उम्मीद है वो आपकी धार, आपकी सोच कहीं से टूटे नहीं, ये कोशिश भी हम लोग करेंगे। फिर ये भी एक सोच है कि जो सिविल सेवा की तैयारी है उसके दायरे का हमेशा पालन हो। मैं देखता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी भटक जाते हैं, इतना माइक्रो लेवल पर चले गए कहीं कहीं
जहां पर यूपीएससी खुद जाने को तैयार नहीं है, लेकिन आप वहां तक पहुंचते हैं। ये वाला जो तरीका है, ये तरीका आपके लिए कई बार आपके स्ट्रेस को बढ़ा देगा। तो हम लोग एक शिक्षक के रूप में हमारे जो डायमेंशन होंगे वो इतने होंगे कि आपकी योग्यता कैसे बढ़े, आपकी तैयारी, नोट्स वगैरह सारी चीजें आप में कैसे विकसित हो। आप जब जाएं इंटरव्यू में तो आपकी विषय की झलक दिखे। इतिहास में जिस तरह से चाहिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते हुए आप उधर की तरफ जाएं। मोटिवेशन आपका ऐसा बना रहे कि सफलता में आपको कभी भी निराशा की भावना नहीं आए, और निराशा की भावना आए भी तो उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे। इसके बाद सिविल सेवा के दायरे में रहना, अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना, ये टीचर के निगाह में चलता रहता है। कई बार छात्रों को टोक देते हैं टीचर, मैं भी टोक देता हूं कि भाई देखो ये वाला आपका जो रास्ता जा रहा है ये आपके नुकसान का। और छात्र देखिए वो शायद समझ नहीं पाते, लेकिन जब समझते हैं तो बोलते नहीं नहीं सर ठीक रहा, मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा। तो एक टीचर के रूप में ये आपकी भूमिका है जिसे आपको समझना है। अब अगर हम लोग आ जाएं लास्ट में, जिसके तरफ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, यह है आपका सही जंग, पढ़ने या तैयारी की पद्धति कैसी हो। यही वो जगह है जब आप निर्णय लेकर के पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि अब ये मामला भी सुलझ जाना चाहिए। देखिए पहली चीज की, जब आप पेपर देखे होंगे तो आपके जो इतिहास का पेपर है, इतिहास अगर हम लोग स्पष्टता से लिख लें तो हमने कहा वैकल्पिक विषय। तो अगर हम लोग इतिहास को देखें तो आप जानते हैं कि आपके ऑप्शनल में दो पेपर होंगे। एक जो प्रथम प्रश्न पत्र के नाम से, क्योंकि ये जो पूरा पेपर है आपका ये 500 अंक का है, ठीक है। और दो पेपर जो होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। स्वाभाविक है ये आपका 250 अंक से बना होगा और ये भी आपका 250 अंक का है, ठीक। अब थोड़ा इसे हम लोग और जस्टिफाई कर दें तो जब आप प्रथम प्रश्न पत्र शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपके दो खंड शामिल हैं। एक जिसको आप प्राचीन भारत कहते हैं, प्राचीन भारत, और दूसरा जो पार्ट है इसको आप मध्यकालीन भारत कहते हैं, मध्यकालीन भारत। और ये दोनों से टोटल आपके 8 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न? 8 प्रश्न। और यहां से आपके 4 प्रश्न और यहां से आपके 4 प्रश्न। अगर मैं उन 4 प्रश्नों की रूपरेखा बता दूं आपको, तो यहां पर जो पहला प्रश्न है वो अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। और चूंकि प्राचीन भारत में जो पहला प्रश्न अनिवार्य है वो मानचित्र आधारित है। क्या है? मानचित्र आधारित, मैपिंग से रिलेटेड। और वहीं पर जो चौथा प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न शुरू होगा, क्योंकि अगर आप सिंपल कर लें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 प्रश्न है। सेम इसी तरह से अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर आपका 5,
6, 7 और 8, ये 4 प्रश्न हैं। यहां पर भी जो 5वां है या मध्यकालीन भारत से जो पहला प्रश्न है, ये भी क्या है, अनिवार्य है। लेकिन दोनों में अंतर है। अगर देखेंगे आप, दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? ये जो प्रश्न 5 है 8 प्रश्न में अनिवार्य है, यहां के बारे में अगर आपको जानकारी थोड़ी ठीक कर दूं मैं, तो इसमें आपके 150 शब्द के क्वेश्चन होंगे और हर प्रश्न 10 अंक का होगा। और ऐसे स्थिति में तो ये शब्द है और ये आपका अंक है। और ऐसे आप देखेंगे तो 5 प्रश्न होंगे इसमें, एक में, जिसको हम लोग ए, बी, सी, डी और ई बोलेंगे। ये अनिवार्य है। ये प्रश्न वो होते हैं जिनको अगर आप तैयारी करें या जिसको आप देखें ध्यान से, तो ये आपके पूरे मध्यकालीन भारत से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और अगर मैं कहूं कि 150 शब्द हैं, तो 150 शब्द का मतलब अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक लाइन में सामान्यतः विद्यार्थी 10 शब्द लिखता है, 10 शब्द, और आपको लिखना है 150, मतलब हुआ 15 लाइन। 15, 10, आपका 150 शब्द यहां पर पूरा होता है। मतलब आप अगर किसी भी प्रश्न पर 15 लाइन भी लिखने की क्षमता रखते हैं, तो आप 10 अंक के नंबर में से आप हो सकता है कि 4, 5, 6, 7 जो भी आपकी सामर्थ्य होगी, ये आप यहां नंबर प्राप्त करेंगे। और सेम यही कहानी यहां पर मानचित्र आधारित होगा। मैं आपको मानचित्र के प्रश्न दिखा देता हूं कि मानचित्र वाले प्रश्नों में आपको क्या करना होता है। देखिए ध्यान से, मानचित्र वाले प्रश्नों पे देखिए ध्यान से। ये है आपके मानचित्र वाले प्रश्न। ये किसी साल का है, ये जो आपको देखना है। अब ये देखिए ध्यान से, इसमें सीधे लिखा हुआ है। मैं थोड़ा और आपको जूम करूं ताकि आप इसे ठीक से देख सकें। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए मानचित्र की शब्दावली क्या है। इसमें सीधे लिखा है कि आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए एवं अपने प्रश्न पत्र सह जो उत्तर पुस्तिका है उसमें से 30 शब्दों की, कितने, 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मानचित्र पर अंकित प्रत्येक स्थान के लिए स्थान निर्धारित है संकेत के आधार पर। ये आपके 30 शब्द में आपको लिखने हैं। और प्रश्न में देखिए पूरा पाषाण कालीन स्थल। अब एक मानचित्र मैप दिया गया है, मैं आपको दिखा दूं। ये मान लीजिए मैप है। अब इस मैप में उन्होंने आपको ये बना रखा है और यहां पर जो सूचना दी गई है, सपोज मान लीजिए कि इसमें कहीं एक नंबर होगा और आप मान लीजिए एक नंबर आप यहां पर छाट लिए और इस एक नंबर के बारे में कोई सूचना यहां पर हो गई या कुछ भी है इस तरह से। जब आप क्लास करेंगे तो आप समझेंगे। तो एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, यहां मैप में लोकेशन है और 30 शब्द इसके बारे में लिखना है। और इस तरह के प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको जो टोटल लोकेशन है, आप अगर ध्यान से देखिए, यहां पर आपके लगभग जो संख्या आपको दिख रही होगी, सिपो का जखीरा, पूरा पाषाण, ये सब लेकर के, तो छोटे छोटे मामले हैं। मतलब ऐसे प्रश्न हैं जिनको अगर आप पढ़ लें या थोड़ा ध्यान दे दें तो आसानी से ऐसे प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो मेरा जिम्मेदारी होगा। आपको कुछ अभ्यास कराए जाएंगे, कुछ लोकेशन बताए जाएंगे, कुछ कहानियां होंगी और 2-4 आप अभ्यास कर लेंगे इन सब चीजों के बारे में, तो वहां पर भी और यहां पर भी दोनों अनिवार्य प्रश्न जो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं परेशानी में, वो एकदम आसानी से चुटकी बजाते हुए आप पार कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा फिर आ जाइए अपने उस मुद्दे पर जहां पर हम लोग हैं अभी। तो हमने आपको क्या कहा
कि ये जो प्रश्न है आपके एक पेपर में, तो अगर एंशिएंट और मेडिवल दोनों को हम लोग मिला लें तो एक क्वेश्चन आपको अगर प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है, दोनों में 8 प्रश्न हैं और 8 में से आपको करने हैं कितने, 5, और 5 में पहला और 5वां अनिवार्य है। 8 में जो 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से जो 5 करने हैं उनमें पहला और 5वां अनिवार्य है। फिर एक कंडीशन देते हैं कि आप फिर उन दोनों में से एक एक क्वेश्चन कर लीजिए और एक जो बच गया 4 के बाद एक क्वेश्चन और आप जहां चाहे कर लीजिए, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट पेपर की पूरी कहानी। अब थोड़ा इसी तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम सेकंड पेपर को कैसे देख रहे हैं। अब आ जाइए सेकंड पेपर पे। जब हम सेकंड पेपर कहते हैं, सेम ये 250 नंबर का होगा और सेकंड पेपर में भी एक पार्ट जो आपको दिखेगा वो आधुनिक भारत का होगा, आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत, और दूसरा जो पार्ट होगा वो विश्व इतिहास का होगा, विश्व इतिहास। मेथड वही है बिल्कुल जो मध्यकालीन भारत में आपने देखा ना कि पहला प्रश्न जो है जिसमें ABCD 5 है और उसमें से आपको करना है, सेम यही कुछ कहानी यहां पर है। पहला प्रश्न यहां पर भी अनिवार्य, 5वां प्रश्न यहां पर भी अनिवार्य, पहले में फिर वही 5 खंड आपको होंगे, यहां पर भी 5 खंड होंगे, ये भी 150 शब्द में आपको लिखने हैं, 10 अंक का है। और इसके बाद इसमें भी 4 क्वेश्चन, यहां पर भी 4 क्वेश्चन, पहला मैंने कहा कि अनिवार्य हो ही गया, इसमें भी पहला या 5वां अनिवार्य हो गया। इसके बाद फिर वही कहानी है कि आप बाकी बचे हुए में से एक एक कर लीजिए और एक आपकी जो चॉइस हो आप वहां से कर लीजिए। तो पढ़ने का मेथड क्या हो, आप देख रहे होंगे पद्धति क्या हो। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे एग्जाम के अंदर एक प्रश्न मैपिंग का है, तो इसका मतलब कि जो पढ़ाई चलेगी उसमें बीच बीच में हम लोग लोकेशन पर भी मस्तिष्क रखेंगे, एक बात हो गया। दूसरा यह है जो लोकेशन दिया गया है उस लोकेशन के बारे में हमें थोड़ी जानकारी हो जाए, और जानकारी हो ही जाती है। मान लीजिए पानीपत का युद्ध है, मान लीजिए इसमें पानीपत के बारे में आपसे एक सामान्य चर्चा, जबकि प्राचीन भारत में वो आता नहीं है, बट फिर भी मान लीजिए हम कह रहे हैं कि रोपड़ दे दे। अब रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ का लोकेशन पंजाब के इर्द गिर्द में आपको मिलेगा, एक ऐसा स्थल जहां पर मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण है। अब उसके बारे में 30 शब्द आप लिख दीजिए। सिंधु घाटी 30 शब्द मतलब 3 लाइन, 3 लाइन मतलब 1-1.5 लाइन तो लिखते लिखते खत्म हो जाता है, फिर आपको थोड़ी सूचनाएं रख करके आपको उत्तर पूरा करना है। तो एक मेथड है कि हमको अपने नंबर, और बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर होते हैं, इसमें आपको कोई स्ट्रेसफुल स्थिति नहीं आती है कि आप कर नहीं सकते या आपके कंट्रोल के बाहर है। ये बहुत आराम से, बहुत सुविधाजनक तरीके से आप कर सकते हैं। फिर जो मैंने कहा कि जो ये क्वेश्चन है आपके 150 शब्द वाले, ये भी आपके छोटे छोटे सूचनाओं पर आधारित होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ये क्वेश्चन पेपर जिसको आपको देखने से भरोसा होगा। अब मान लीजिए ये एक क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। अब अगर मैं कहूं आपसे, ध्यान से देखिए, अब देखिए ये कितना आसान प्रश्न है, इसको देख लीजिए। पूछा है किस बात के कई कारण थे जिनकी वजह से औद्योगिक क्रांति पहले इंग्लैंड में हुई। मतलब जो आदमी थोड़ा भी इतिहास का XYZ जानता है उसको ये मालूम है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई 1750 के दशक से। कौन सी बहुत बड़ी बात है ये, बहुत आराम से, बहुत सुविधाजनक तरीके से, अनुकूलता से आप कर सकते हैं। इस प्रश्न के लिए 15 लाइन लिखना है। क्यों शुरू हुई, वहां का राजा कैसा है, राजा जॉर्ज तृतीय है उसने मदद कर दिया, वहां का मानव संसाधन उस लायक था, उपनिवेशों पर उनका कब्जा था, राजनीतिक स्थिरता थी। आप समझ पा रहे हैं, इसी तरह से पॉइंट डिराइव होते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को 15 लाइन 10 लाइन के लपेटे में आके एक ठीक तरीके से पद्धति से लिख करके आप काम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को सबसे बड़ी भूल माना जा सकता है, इसे गलत निर्देशित ऊर्जा के स्मारक के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
अब जो भी व्यक्ति नेपोलियन के बारे में पढ़ा है वो जानता है नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, जिसने नेपोलियन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो नेपोलियन औद्योगिक क्रांति का महत्व समझा नहीं, नौसेना उसकी कमजोर है। और तीसरा सबसे बड़ा मामला ये कि पूरे यूरोप को वो चाहता है कि ब्रिटेन के विपरीत वो उनके आर्थिक क्रियाकलाप पर प्रतिबंध लगा दे। खुद उसका भाई ने उसकी आलोचना की है, जो कहता है कि नेपोलियन इस तरह के मामले को सुनता नहीं था। अब सोचिए, मतलब ये मुश्किल से अगर 1 घंटा भी आपने नेपोलियन के बारे में, महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में बात किया है, तो सहजता से इस प्रश्न का उत्तर आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बहुत विशेष करने की जरूरत नहीं है। मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि आपके विषय की रुचि क्या है। अभी देखिए नेपोलियन, अब अच्छा, अच्छी बात क्या है, देखिए ये प्रश्न आपके जीएस में भी आ सकता है और ये प्रश्न आपके ऑप्शनल में भी आ सकता है। सेम ये प्रश्न आपके जीएस में भी आ सकता है और ऑप्शनल में भी आ सकता, मतलब सेम। एक विद्यार्थी इसको पढ़े उसको पढ़े, दोनों जगह पे पूरा हो। चर्टिस आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, वहां के लोगों ने संसदीय व्यवस्थाओं में सुधार के मुद्दे पर कुछ अपनी मांग रखी थी। उस मामले को लेकर के शुरू में तो बहुत सारी उसमें फर्जीवाड़ा किया गया, लेकिन बाद में चल करके एहसास हुआ कि नहीं, जो किया गया वो ठीक है, और इस तरह से मामला हुआ। तो ब्रिटेन का ये मामला है। फिर अगला जो प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान का, तो आप अगर देख पा रहे हो, आप सोचिए बिना पढ़े, अब आप कौन शीत युद्ध कौन नहीं जानता, गुट निरपेक्ष आंदोलन कौन नहीं जानता, ये सब आए हुए प्रश्न हैं आपके। फिर अगला लिखा है, अरब देशों में नासिर को ऐसे नेता रूप देखा जा सके जो उसे दबाव के सामने खड़ा रह सकता था, जो पश्चिमी देश मिस्र पर इजराइल के शांति समझौते बनाने के लिए डाल रहे थे। मतलब आए दिन इजराइल, अरब, ये सब आप पेपर में पढ़ते रहते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप चले गए, इतिहास जान लिया, क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप सक्षम हो गए। मैं कह रहा हूं ये अनिवार्य प्रश्न था, इसमें चॉइस नहीं थी। आपने इसको भी क्या किया, एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। अगर इतनी अनुकूलता, और इसी तरह के लगभग हर साल पेपर हैं, कभी एक आध क्वेश्चन इसमें से ऐसा आएगा जो हो सकता है कि थोड़ा सा आपके कंट्रोल के बाहर हो। शीत युद्ध के बारे में, गुट निरपेक्ष के बारे में क्या नहीं पढ़े हैं? जो तैयारी करने आ रहा है वो भी इस तरह की चीजों को पहले से पढ़ा है और पहले से जानता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो प्रश्न है उसमें ये सारी जो बातें हैं, अगर देखा जाए तो आपके इन सब चीजों को लेकर के बहुत आसानी से या बहुत सहजता से ये काम आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा आपके मन में भ्रम आएगा कि सिलेबस क्या है इसका। देखिए, सिलेबस में ये सिलेबस जो यूपीएससी ने निर्धारित कर रखा है, अब देखिए, एक स्रोत पर प्रश्न है, प्रागैतिहासिक है, सिंधु घाटी, महापाषाण, आर्य वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, उत्तर मौर्य काल, प्रारंभिक राज और समाज। इसके बाद अगला गुप्त वंश है। और ये मत सोचेगा कि इस तरह से सिलेबस लिखा है तो बहुत पढ़ना है। मैं आपको बताऊं, आपको हैरानी होगी, एक ही चीज 2-2, 3-3 बार लिखा है। कहां कहां लिखा वो देखिए। संजोग की बात है कि बात दिमाग में आ गई ताकि आप समझ पाए। अब यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो देखिए यहां पर प्रमुख दार्शनिक यहां लिखा है, प्रमुख दार्शनिक शाखाएं यहां पर हो गया। अब दार्शनिक अगर हम बात करेंगे तो शंकराचार्य क्यों नहीं आएंगे यहां पर। अब फिर आ जाइए, यहां देखिए, फिर दर्शन, शंकराचार्य, वेदांत, रामानुजाचार्य, ठीक, मतलब यहां भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है। और मैं आपको दिखाऊं, यही कहानी एक बार फिर आएगी, ठीक है, मतलब भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन लिखा मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे आप भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन में आएंगे, अब यहां देखिए, भक्ति आंदोलन में भी वही शंकराचार्य। मतलब एक बात को, कई लोग कहते हैं ना, आपको कई लोग कहते मिलेंगे कि हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है। बड़ा नहीं है, ये मात्र और मात्र पूरे यूपीएससी की तैयारी में एक ऐसा सिलेबस है जो यूपीएससी ने बहुत प्लान्ड वे में बनाया। फिर बाद में इसी को मॉडल बना के दूसरे लोगों को भी कहा वैसे ही आप लोग बना लीजिए। यहां पर क्या है, जहां जहां जो जो बात आती है उसको लिख देता है। पढ़ना एक बार है लेकिन वो काम करेगा 3 जगह 4 जगह। तो ऐसे करके जो सिलेबस की बनावट है आप पाएंगे। अब देखिए, यहां पर पूरे अकबर का प्रश्न है, ठीक, आप पाएंगे जो पूरे के पूरे बनावट में अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया। अब
मुगल साम्राज्य का पतन होगा तो अकबर पढ़िए, क्या भूमिका अकबर के योगदान की है और फिर क्या पतन के कारक रहे। मुगल साम्राज्य का स्वरूप पढ़िए तो भी अकबर को मतलब यहां लिखा है, यहां भी पढ़ना है। यही राजपूत रीति का संदर्भ जहांगीर और शाहजहां को औरंगजेब के काल में भी पढ़ना है। तो एक बार लिख दिया है और इसको पढ़ना कई बार है आपको। तो मेरा सिर्फ ये समझाना है आपको कि सिलेबस की बनावट को लेकर के कई बार आपके मन में अगर कोई ये कह दे कि नहीं यूपीएससी की तैयारी में ये भ्रम है या सिलेबस को लेकर के है, अगर सिलेबस का मामला होता तो आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आज तक यूपीएससी के सफलता का लिस्ट निकाल लीजिए तो सबसे ज्यादा अगर किसी विषय से विद्यार्थी सफल हुआ है वो विषय इतिहास है। क्योंकि ये विषय इतना सहज रहा है, पढ़ने के स्तर पर, समझने के स्तर पर इतना आसान रहा है कि आप इसे अगर चाहें तो बहुत आराम से इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग जिस विषय के पक्ष में जाएंगे वहां पर सावधानी पूर्वक अपने आवश्यकताओं को समझ करके विषय का चयन करेंगे, और जब वो चयन आपका आपके अनुकूल होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सफल न हो। तो ये सारी बातें हैं इसमें। और अगर और भी सिलेबस को आप ठीक से देखेंगे तो जैसे और भी मैं प्रश्न अगर आपके सामने दिखा दूं, जैसे ये क्वेश्चन है आपका 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की बात कर रहे हैं, देसी प्रेस अधिनियम, ये जीएस में पढ़ाया जाने वाला क्वेश्चन होता है। जो विद्यार्थी, अगर मुझसे परिचित कोई विद्यार्थी आपको मिले जो जीएस पढ़ा, उसे पूछेगा तो उसको पता चलेगा, आपको बताएगा कि हाँ वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम तो जीएस में पढ़ा दिया जाता है, और जितना वहां पढ़ाया गया है उतना भी अगर आप लिखने की स्थिति में है तो आपका काम हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके ऑप्शनल से जीएस, थोड़ी बहुत जीएस से मदद ऑप्शनल में, और यही कुछ पैटर्न मिला करके आप इस विषय की तैयारी कर सकते हैं। और यह विषय इतना आसान है कि अगर आप थोड़ी भी मेहनत करने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दृष्टि संस्थान सफलता का पर्याय है, और आप जुड़ते हैं, ऑप्शनल पढ़ते हैं, तो मैं अब आपको ये भरोसा देता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की निराशा हाथ नहीं लगेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आप सभी लोगों को दृष्टि परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।